सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने वाक्य लिया है ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, वो वाक्य ये है कि मंदी की खबर शेयर बाजार में डर पैदा करती है। द न्यूज़ ऑफ रिसेशन क्रिएट्स फियर इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये मैंने जो वाक्य लिया है आज का, ये अभी वर्तमान और आने वाले, मैं कह सकता हूँ 2-3 महीने में इस तरह का न्यूज़ और बात हो सकता है। होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ हो सकता है। क्योंकि रिसेशन का जब भी न्यूज़ मार्केट में क्रिएट हुआ या हुआ, डर की लहर बहुत ज़्यादा फैली थी। मुझे याद है, मैं आपको अगर रिसेशन का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूँ तो एक ही उदाहरण मिलता है दोस्तों। सन 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो जीता जागता उदाहरण है दोस्तों रिसेशन का। तो वास्तव में रिसेशन का जब हम हिंदी रूपांतर देखते हैं, हिंदी में अनुवाद देखते हैं, तो मंदी, तो वास्तव में मंदी क्या है? मंदी दोस्तों, सरल शब्दों में रिसेशन को आपको सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, जिसको आप अच्छे से समझें और उसका मूल कारण भी समझें। देखिए दोस्तों, मंदी या रिसेशन का सामान्य शब्दों में यही अर्थ है कि सेल्स में कमी होना। जो चीज़ें बिक्री के लिए हैं, वो धीरे धीरे उनकी मांग कम होना, और जो देश का आर्थिक विकास है उसमें भी घटाव होना, यानी कम हो जाना। ऐसे मामले में, ऐसे हालत में धीरे धीरे क्या होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका जब सेल्स कम होगा तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। सेल्स कम हुआ, बिजनेस पर असर पड़ा, तो नो डाउट प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा। और वो सारा असर धीरे धीरे क्या है कि घाटे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, या जिसको हम कहें लॉस में आने लगते हैं। अगर लॉस में आने लगते हैं तो होता क्या है ऐसे केस में, तो कंपनी वहाँ पर बड़े जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सस्टेन नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और एक समय ऐसा आता है कि कंपनी के जो मालिक हैं, वो धीरे धीरे कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देते हैं, यानी उनको जॉब से हटा देते हैं दोस्तों। क्योंकि वो लॉस बेयर नहीं कर पाते हैं, और उस लॉस को बेयर न करने के कारण, या बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इन सभी कारणों से वो धीरे धीरे जॉब से उन्हें निकालने लगते हैं। यानी एम्प्लॉयज़ भी धीरे धीरे जॉब को खो बैठते हैं, और उसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो मंदी में दोस्तों यही होता है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है, सेल्स कम होता है, और जो आर्थिक विकास है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब वो एकदम नेगेटिव ऑर्डर में चलने लगता है, और एकदम नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगता है। ये सारी बातें सब पर एक के बाद एक असर करना शुरू कर देता है। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट पर क्यों असर ज़्यादा? असर इसलिए है दोस्तों कि क्योंकि स्टॉक मार्केट पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उसकी जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उसका लेन देन व्यवहार जो होता है दोस्तों, बाइंग सेलिंग, वो तो कंपनी और इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। भाई कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, तभी लोग वहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ अभी इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में और अच्छा रहेगा। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी में चारों तरफ अगर मंदी छा जाए, यानी सेल्स कम ही कम होते जा रहा है, इकोनॉमिक जो कह रहा हूँ मैं, जैसे आर्थिक विकास गिरता जा रहा है, तो और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये जब समस्याएं शुरू हो जाती है दोस्तों, तो ये किसी भी दुनिया के किसी भी देश के लिए ये हितकर नहीं होता है। और यही कारण है कि लोग फिर शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जो टॉप इन्वेस्टर होते हैं, टॉप ट्रेडर्स होते हैं, जो उनका बड़ा बड़ा पोजीशन लिए रहते हैं, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक कारण ये सब हैं, जिससे फलस्वरूप ये रिसेशन वाली बात आ जाती है। दोस्तों, रिसेशन वास्तव में आने का एक तरह से क्या है दोस्तों, एक तरह का ये चक्र है। ये इकोनॉमी में देखा गया है इतिहास में,
रिसेशन अगर हम देखते हैं सन 1950 से 1950 से, तो रिसेशन का जो समय रहा है वो कम से कम 2 महीने से लेके 18 महीने तक रहा है। तो उसका एवरेज जो टाइम सस्टेन रहता है या कायम रहा है वो 10 महीने तक रहा है या मैक्सिमम 18 महीने तक। तो अगर मैं आपको उस उदाहरण की ओर ले जाऊं दोस्तों, 2008 जो हमने वास्तव में अनुभव किया था, वो अनुभव बहुत ही कड़वा रहा। उस अनुभव को जब हम याद करते हैं तो एक, मैं सच कहूं कि एक मानसिक तनाव बढ़ जाता है, वो वास्तविकता है। तो 2008 से लेके 2009 तक का जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी जो उस समय का रहा, उस समय हालत बहुत ख़राब हो गया था दोस्तों। और रिसेशन में क्या हो जाता है दोस्तों, दो चीज़ बहुत सस्ता हो जाता है। हाँ, ये ध्यान में ले लीजिए आप। जब रिसेशन पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है पूरी इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में, रिसेशन का बाद विषय पूरे दुनिया में हो गया हो, तो ऐसे समय में क्या होता है कि शेयर्स का जो प्राइस है, शेयर्स एकदम सस्ता हो जाता है। शेयर एकदम सस्ता हो जाता है दोस्तों। और जो हाउसिंग एरियाज़ हैं, मतलब हाउसिंग की बातें जो होती हैं, जो होम है, जो होम लोन की बात होती है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स या जिसको हम कहें घर, ये सभी मकानों का विषय या प्लॉट, ये सब के भाव बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों ऐसे समय में। बिल्कुल, ये इस बात का मैंने दोस्तों अनुभव भी किया था। 2008 और 9 में जो हालत हुई थी, ऐसा समय आ गया था दोस्तों कि उस समय मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, ये भी न्यूज़ में आया था और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि न्यूयॉर्क में भी दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी फ्लैट्स की कीमत काफ़ी गिर गए थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था उस बैंक का, तो उसके बाद हाउसिंग का जितना एरिया था, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स जो भी थे, सबके भाव एकदम गिर गए थे दोस्तों। और वही हाल शेयर्स का भी था, एकदम सस्ते में सस्ता, एकदम बॉटम पॉइंट को टच कर दिया सर। स्टॉक मार्केट मुझे अच्छे से याद है, अगर बहुत अच्छे से याद है, मैं अच्छे से ध्यान लेकर ये बात कह रहा हूँ आपको दोस्तों, कि निफ्टी दोस्तों, निफ्टी 50 आ गया था 8,000 के नीचे। ये 2008 और 9 की बात बता रहा हूँ। इतना गिरने पर, मतलब ये एक्सट्रीम, कुछ 7,778 ऐसा कुछ आ गया था दोस्तों। वो एकदम एक्सट्रीम बॉटम लाइन टच किया और उसके बाद ही जोरदार टर्निंग शुरू हो गया मार्केट में। लेकिन वो जो 1.5 साल या साल भर जो मैं कहूँगा जो हालत थी, उस हालत को जो लोगों ने महसूस किया या जो बहुत ज़्यादा लॉस कर लिए, उनकी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी 2008 और 9 की। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको इन चीज़ों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए मैंने आज ज्ञान वार्तालाप में इस बात को, इस वाक्य को लिया, इसलिए है कि इस वास्तविकता को भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, वास्तव में ये सब चीज़ें जब होता है तो शेयर बाज़ार में क्या होता है दोस्तों, शेयर्स अगर बढ़ता भी है, मतलब कभी मार्केट ऊपर भी जाए, तो उसका जो बढ़ने का जो रेंज, प्राइस रेंज रहता है, जो रेगुलर बुलिश मार्केट में जैसा दौड़ता है वैसा ये शेयर्स फिर नहीं दौड़ते हैं। फिर होता क्या है दोस्तों कि जैसे कोई स्टॉक, कोई न्यूज़ या कोई भी बात होता है रिसेशन के समय, तो कोई स्टॉक मान लो अचानक 5%, 10% गिर जाता है। जब वो 10%, 15% गिर जाता है दोस्तों, तो उसको उभरने में या ऊपर आने में, अगर मार्केट बहुत ऊपर भी रहा तो मुश्किल से वो 3 और 4% नहीं बढ़ पाता है। वो फिर से 15% वाली बात में समय लगना शुरू हो जाता है। ये सब इसी के लक्षण है दोस्तों रिसेशन की। तो उसमें होता क्या है कि उस तरह से वो शेयर्स पिकअप नहीं करता है जैसे नॉर्मल टर्म में या टाइम में वो पिकअप करता था या होता था शेयर्स के प्राइस प्लस पॉइंट पर। तो दोस्तों, ये है रिसेशन की बातें। रिसेशन का न्यूज़ हर तरफ से नेगेटिव बातें होती हैं। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, रिसेशन में बेरोजगारी भी बढ़ती है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि मजबूरन बड़े बड़े जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मजबूरन, मतलब जॉब से उन्हें निकालना पड़ता है,
क्योंकि वो जो परसिस्टेंट उनका लॉस पे लॉस होता रहता है, तो जिसके कारण वो एम्प्लॉयज़ को नहीं रख पाते हैं, वो मजबूरन उन्हें निकालना पड़ता है। ये सिचुएशन आ जाता है जो रिसेशन के समय होता है दोस्तों, जो मंदी के समय यही सब बातें होती हैं। तो दोस्तों अब प्रश्न ये आता है कि रिसेशन है या हुआ या पास्ट में हमने अनुभव लिया, ये सब तो है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा दोस्तों कि रिसेशन 2 महीने से लेके 18 महीने या एवरेज टाइम 10 महीने। तो मेरा एक अपना मानना या समझना है दोस्तों कि ये भी रिसेशन अगर आता भी है आने वाले महीनों में, तो हो सकता है वो 3 से 4 महीना हो या 2 से 3 महीना हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ऐसे में रिसेशन जब मंदी का न्यूज़ और ये सब बातें हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से उसी ट्यूनिंग में चलना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो मैं बात आपको एक सरल शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप मान लो कि आप कुल मिलाकर आपने प्लान कर लिया है एक 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। तो जब मार्केट में क्रैश वाली बात होती है दोस्तों, मार्केट एक करेक्शन पॉइंट पे चलता है और क्रैश पे चलता है। क्रैश में मार्केट ज़्यादा फियरफुल पॉइंट पे चलता है, जिसमें निफ्टी कभी कभी 300, 400, 500 पॉइंट गिर जाते हैं और सेंसेक्स भी 1200 से 1500 पॉइंट गिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों कि जैसे आपने 20,000 का अगर बजट बनाया है, 20,000 का आपने अगर बजट बनाया है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, तो उस 20,000 में से सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करिए दोस्तों, ओनली 5,000, यानी 100% में से ओनली 25%। तो 20,000 का जो आपका 25% बनता है वो 5,000 बनता है। तो आप स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्ट करें उस पर्टिकुलर स्टॉक को जो आप ऊंचे भाव में देख रहे थे दोस्तों, वो मान लो 7%, 8%, 10% नीचे आ गया है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए जो क्वालिटी स्टॉक है। और उसका पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करिए दोस्तों कि हिस्ट्री में वो कैसे दौड़ा है। अगर वो दौड़ा बहुत है नॉर्मल में, बुलिश मार्केट में, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वही शेयर आज आपको बहुत ही कम भाव में मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को थोड़ा ध्यान में लीजिए, थोड़ा स्टडी करिए और पहले 25% ही इन्वेस्ट करिए। हाँ बस, फिर मार्केट और गिरेगा, क्योंकि मार्केट एक तरफा होता नहीं है ना दोस्तों। नीचे आया है तो ऊपर भी थोड़ा आता है। रिसेशन हो या कुछ भी हो दोस्तों, मार्केट एक तरफा गिरता गिरता नहीं जाएगा। मार्केट गिरेगा ज़्यादा और उठेगा कम, ये चलता है रिसेशन में। जब उठेगा कम और गिरेगा जब ज़्यादा, तब ही आप अगला इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपने पहले 5,000 इन्वेस्ट किया, वही स्टॉक, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ। कोई स्टॉक का प्राइस मान लो 100 रुपया आपने देखा है। अब वो 100 रुपये का शेयर आज आप 70 रुपया देख रहे हैं क्रैशिंग मोमेंट के बाद। तो आप ये टारगेट करिए कि 70 रुपया है, चलो हम अब पहले 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। 50 रुपये के नीचे अगर वो आया तो ज़रूर ले लेंगे। तो उस तरह से आपका स्ट्रेटेजी चलना चाहिए। फिर अगर वो 40 रुपये आता है तब आप इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके आसपास 30 और 35 पे आए तो और अच्छी बात है। मतलब अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो दोस्तों ये पहले ध्यान रखिए, वो स्टडी, वो एनालिसिस, वो ध्यान आप ही को करना है, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान आप ही को देना है, और उन बातों को ध्यान में रखकर ही आप जब मार्केट में ज़्यादा क्रैशिंग मोमेंट आ रहा है, यानी ज़्यादा गिरावट आ रहा है, ज़्यादा फियरफुल फैक्टर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तब आप वो क्या कर रहे हैं, उस 5-5 हज़ार को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस पहला 5,000, फिर अगले गिरावट में 5,000, फिर और गिरावट जब होगा तब फिर उसमें 5,000। अब ऐसे करते करते मान लो हो सकता है 1 से 2 महीना चला जाए, और आप लास्ट में, अगर हम मार्केट के सिनेरियो को देख रहे हैं, भाई चलो हमारा 20,000 का बजट था, अब नीचे नीचे पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आप मान लो 20 का 20,000 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। अब उस 20,000 को इन्वेस्ट करने के बाद आप ये कैलकुलेट करिए कि आपको 5 to 10% रिटर्न मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो आप थोड़ा सा पैसा निकालिए। हाँ दोस्तों, वो इसलिए निकालिए कि अगला और कोई गिरावट हुआ या आया उस शेयर में, तो आपके पास वो पैसा तो है ना। भाई चलो आपने 20,000 इन्वेस्ट किया,
अब उसका 10% आपको दिख रहा है रिटर्न, 22,000 दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, वो 2,000 रुपया तो निकालिए जेब अपने अकाउंट में लीजिए उसको, उस डीमेट अकाउंट में जो आपके शेयर्स आपने होल्ड किया है, जो आपने 20,000 इन्वेस्ट किया वो 22,000 हो गया है, तो बस 2,000 रुपया आप निकाल लीजिए जो आपका प्रॉफिट का पैसा है। फिर अगला मार्केट में कोई गिरावट आता है और क्या और कुछ नेगेटिव हुआ, तो फिर से आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करिएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों रिसेशन के समय या बेरिश मार्केट इस तरह से कायम रहता हो तो यही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि भाई हमें 5 से 10% अगर मिला, हाँ नो डाउट उसके लिए महीना 2 महीना आपको वेट भी करना पड़ सकता है या उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये है कि बजट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और बजट वहाँ तक ही सीमित रखना है बस। और उसके बाद हाँ, अब आपका 20 का 20,000 का अगर इन्वेस्ट पूरा हो गया, बस आपको 2 ही काम करना है। एक, जब प्रॉफिट आए तो आपको मतलब प्रॉफिट निकालना है, यानी थोड़ा शेयर बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और दूसरा ये कि जब वो काफ़ी फिर से वहाँ से कुछ और नीचे या गिरावट आता है, तो आपने 2,000 कमाया है तो 1,000 रुपया फिर छोटा सा इन्वेस्ट कर लीजिए। बस इसी तरह से चलते रहिए और बस वहीं तक सीमित रहिए दोस्तों। कोई बड़ा फ्यूलिंग ऑफ फंड मत करिए, क्योंकि रिसेशन में क्या होता है दोस्तों, मार्केट की गिरावट का बॉटम टच कर पाना या मिल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर वही सब अपने अपने अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी बातें कहने लगते हैं कि भाई निफ्टी इतना आ जाएगा, निफ्टी उतना आ जाएगा। अब निफ्टी आना जितना जो आएगा वो तो ट्रेडर और टॉप इन्वेस्टर भी नहीं जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उनका जो रिएक्शन प्रतिक्रिया होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, या जो एफआईज का फुल प्रोजेक्ट प्लान जो होगा वो फ्यूलिंग ऑफ फंड एक समय में कब करेंगे, ये वही उनका योजना और वही लोग जानते हैं दोस्तों। तो इससे 10 गुना अच्छा है कि हम अपने बजट तक सीमित रहें और कोई बड़ी रकम का मतलब विषय ऐसा न रखें जिससे कि ऐसा ना हो कि भाई हमारा पैसा बड़ा लग गया और वो बड़ा पैसा लगने के बाद मार्केट और गिरता गिरता जा रहा है, तो उसमें आप में भी डर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा बड़ा लगा है। और बड़ा पैसा लगने के बाद जब मार्केट में ये नहीं दिखाई देता कि भाई कहीं प्लस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि यही दिखाई दे रहा है कि और नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, अपने बजट में चलिए और उस बजट में सीमित दायरे में अपना मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वहीं तक करिए। हाँ, जब तक टर्निंग पॉइंट, कोई बड़ा न्यूज़, कोई टर्निंग न्यूज़, कोई ज़ोरदार न्यूज़ नहीं आए, तब तक आप बड़ी रकम का प्रवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये सबसे बेस्ट होगा कि आप एसआईपी फॉर्म में, जो अब तो मैंने जैसे अपने उदाहरण में आपको एक ही कंपनी का उदाहरण दे दिया दोस्तों, लेकिन एसआईपी फॉर्म में आप डाइवर्सिफाइड 3-4 जो कंपनियां हैं, 3 से 4 या 5 कंपनियां हैं जिसको आपने फोकस अलग अलग सेक्टर को देखते हैं कि भाई ये सब अच्छे अच्छे सेक्टर हैं भविष्य के लिए, और वो सब शेयर के भाव उनके 52 वीक्स हाई से 50%, 60%, 70% गिर गए हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा जमा करिए दोस्तों। वो भी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, क्योंकि आप मंथली एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है 5,000 हो, 10,000 हो या उससे भी ज़्यादा हो। बस इसी तरह से आपको चलना चाहिए। हाँ, और जब आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है, प्लस रिटर्न अच्छा दिख रहा है, तो कुछ अंश उस पर्टिकुलर प्रॉफिट के कुछ अंश को आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो मार्केट से आपका कमाने का विषय भी बना रहेगा। और आपको जैसे मैंने पिछले 1-2 दिन पहले लिखा था दोस्तों कि पेशेंस तो दोनों में रखना होगा दोस्तों। जब आप सस्ते में खरीद रहे हैं, चलिए वहाँ तक आपने पेशेंस रखा, फिर उसको प्रॉफिट में बेचना है तो वहाँ भी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं ना कि जैसे आपने कोई शेयर काफ़ी नीचे में तो ले लिया, लेकिन उसका 5% और 10% बढ़ पाना, ये तो 1-2-3 महीना भी चला जाएगा दोस्तों, ये भी चांसेस है, क्योंकि जिस भाव में आपने लिया है वहाँ से 5-10% बढ़े तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा अगर होता है तो आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, तभी आप मार्केट में सस्टेन रह पाएंगे और उसी के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो भी सक्सेसफुली काम करेगा।
तो दोस्तों मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। जो आज मैंने रिसेशन वाली बात कहा, ये असली में उसी डर से ही मार्केट में बिकवाली शुरू हो जाती है। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर यहाँ हैवी पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो और भी नेगेटिव हुआ तो उनका पैसा और माइनस होगा बड़े रूप में। तो जो वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर हैं या टॉप ट्रेडर हैं, वो यही सूझबूझ के साथ ही काम करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का या ट्रेडिंग अमाउंट का कुछ अंश ही मार्केट में काम करते हैं। बस कुछ अंश ही वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। तो बस आप भी वही उसी तरह का स्ट्रेटेजी रखिए दोस्तों। जो आपका बजट है, इन्वेस्टमेंट बजट है, उसके अंतर्गत ही आप काम करिए। कम कमाएंगे, कम तनाव रहेगा, चलेगा, लेकिन ये है कि भाई हमने कुछ ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया, कम सीमित दायरे पे काम किया और सीमित हमारा इनकम भी हो रहा है, चलेगा। वो हम 3-4 महीना सीमित वाला काम में भी हम खुश हैं। इसमें ये तो रहेगा भाई चलो ठीक है, हम कुछ तो कमा रहे हैं, बड़ी रकम तो नहीं लेकिन छोटी रकम तो पक्की बात है। तो बस मैं यही कहूँगा दोस्तों चलते चलते कि आप इस रिसेशन को भली भांति समझ कर ही आप, अगर आता है या हो सकता है भविष्य काल में और इस तरह का बात विषय हो, तो अपने सूझबूझ के साथ आप इन्वेस्टमेंट को SIP फॉर्म में करिए या जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया उस तरह से आप करिए, आप सफल रहेंगे दोस्तों। बस दोस्तों मुझे जो कहना था आज मैंने कह दिया। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बाकी तो आपको मालूम ही है कि हमारे जो सर्विसेज हैं, जो कार्य में हम हैं, उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।